at A, B, C, D, E, F, and so on. ठीक है, intersects the circle at A, B, C, D, E, F, and so on. ये पहला था. फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, now draw pair of tangents from endpoints of each chord. Let these pair of tangents intersect at P, Q, R respectively. These points P, Q, R are collinear and will form a line. And will form a line. Thus, point P is called pole, and the line formed is called polar. And the line formed is called polar. एक मिनट रुको. हाँ देखो, शुरू से देखो जिसका मिस हुआ है. सर पी पॉइंट जो है वो तो सर्कल के अंदर है ना. हाँ अच्छा ओके. दो जगह पी लिख दिया ना मैंने. हाँ सर. इसको पी को हटा के इसको से क्या लिखना, क्यू आर एस लिख देते हैं ऐसे. ठीक है. ओके तो अब क्या बोला गया है इसको हम लोग समझते हैं जल्दी से. जैसे मान लो अपन एक सर्कल ड्रॉ कर लें. से ये कोई एक सर्कल है. ठीक है. इसके अंदर कोई पॉइंट पी है. जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट पी है. अब इस पॉइंट पी के थ्रू कितने कॉर्ड्स ड्रॉ हो सकते हैं? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट कॉर्ड्स.
जैसे मान लो एक कॉर्ड मैंने ऐसा ड्रॉ कर लिया पॉइंट बी के थ्रू, ये लोग इंटरसेक्ट किए ए और बी पे। अब मैंने क्या किया कि ए और बी पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए। सर हमने एक बार किया था ना कि वो एस अगर लेस देन 0 है तो वो जो पॉइंट आता है वो फोल्ड का इक्वेशन देगा। हाँ हाँ, तो उस समय मैंने क्या कहते हैं बताया नहीं था, मतलब बस उसमें बस बता दिया था कि पोल का इक्वेशन देगा। अब फिर उस समय बोला था कि पोलर पोलर के बारे में हम लोग बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो वो अब डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये पॉइंट क्यू है, ऐसे ही पॉइंट पी से मान लो कोई दूसरा अगर मैं वो ड्रॉ करता कॉर्ड ऐसे, मान लो ये सी है और ये पॉइंट डी है, और सी और डी पे मैं से टेंजेंट ड्रॉ करता, ऐसे टाइप का। जैसे मान लो ये पॉइंट आर है, ऐसे ही मतलब तुम एक और कॉर्ड ड्रॉ करते, उसके एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करते, तो उससे वो पॉइंट ऐसा आ जाता। समझ में आ रहा है प्रोसीजर? तो होता क्या कि ऐसे जितने भी पॉइंट्स है जो ऑब्टेन होते, वो सारे के सारे कोलिनियर होते। ऐसे जितने भी पॉइंट्स ऑब्टेन होते वो सारे के सारे क्या होते हैं? कोलिनियर होते। तो कोलिनियर होने का क्या मतलब है कि एक लाइन पे लाई कर रहे होंगे, तो इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? पोलर। और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? पोल। ठीक है, सो पोल एंड पोलर का डेफिनेशन समझ में आया? हाँ बोलो। हेलो। हाँ, पोल एंड पोलर का डेफिनेशन समझ में आया सबको कि पोल एंड पोलर का डेफिनेशन क्या होता है? अच्छा, इसको अदर वे राउंड भी हम लोग सोच सकते हैं। मतलब इस अभी तो पहले जो फर्स्ट केस था उसमें क्या सोचा कि पॉइंट पी है, वहां से हम लोग ने उस पॉइंट पी से हम लोग ने बहुत सारे कॉर्ड्स ड्रॉ किए, और सारे कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स पे अपन ने क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ किया, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स का जो लोकस होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती, और वो स्ट्रेट लाइन को पोलर कहते हैं। अब हम लोग इसको अदर वे राउंड भी ऐसे सोच सकते हैं। अदर वे राउंड हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि जैसे से कैसा सर्कल बनता है? ये एक सर्कल है, हाँ, और ये एक लाइन है। ठीक है, देखो पिछली बार क्या था? पिछली बार एक सर्कल गिवन था और एक पॉइंट गिवन था। इस बार क्या गिवन है? एक सर्कल गिवन है और एक लाइन गिवन है। तो जैसे मान लो मैं सर्कल, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लूं और उससे पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करो, तो फिर एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आएगा। फिर दूसरा पॉइंट लूं, उससे पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करो। से थोड़ा गंदा डायग्राम बन रहा है, तो ये दूसरा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आएगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लेते, तो सबसे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आता। तो ये सारे जितने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से ही पास करेंगे, मतलब सारे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कॉन्करेंट होंगे। जितने भी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है दे विल पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट विल बी कॉल्ड पोल। और जो फिक्स्ड लाइन है उसको हम लोग पोलर कहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? तो अब देखो, जैसे हमारे जेई के सिलेबस में पोल एंड पोलर है नहीं, लेकिन कभी कभी इस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन दे सकते हैं।
जैसे मान लो क्वेश्चन दिया कि एक सर्कल है और एक लाइन है। अब लाइन के ऊपर कोई वेरिएबल पॉइंट चूज किया, उस पॉइंट से हम लोग ने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ किया, तो वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट that will always pass through a fixed point, then find that fixed point। मतलब एक तरीके से क्या है कि पोलर का इक्वेशन दिया हुआ है और पोल के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने को कहा गया है। ठीक है, ये समझ में आया? यस। सो अब नोट लिखते हैं कि इफ पोल इज x1, y1, then t is equal to 0 will give equation of polar। ठीक है, then t is equal to 0 will give equation of polar। ये उस समय मैंने बताया था कि if pole is x1, y1, then t is equal to 0 will give equation of polar। तो दो वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन से दो वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं? जैसे मान लो सर्कल और पोल गिवन हो। कभी सर्कल का सेंटर पोल हो सकता है। हाँ, सर्कल का सेंटर पोल हो सकता है कभी। सर्कल का सेंटर नहीं, सर्कल का सेंटर कभी पोल नहीं हो सकता, क्योंकि सर्कल का सेंटर अगर पोल होता तो तुम जैसे यहाँ से जो भी कॉर्ड्स ड्रॉ करते हो वो सारे डायमेट्रिक कॉर्ड्स होते हैं, मतलब डायमीटर वाली लाइन की। और डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स पे जब तुम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट्स हमेशा आपस में पैरेलल होते हैं, तो वो लोग पैरेलल लाइंस कभी मीट तो करेंगी नहीं। हाँ हाँ। ठीक है, तो सर्कल का सेंटर कभी भी पोल नहीं हो सकता। फाइन। तो हाँ, क्वेश्चन दो टाइप के हो सकते हैं, सर्कल का इक्वेशन गिवन है, पोल गिवन है, पोलर पूछा है, या सर ये t सर्कल का equal to इक्वेशन 0 गिवन लिखेंगे है, उसमें हम पॉइंट क्या डालेंगे? पॉइंट पोल का कोऑर्डिनेट डालेंगे ना। सर लेकिन पोल का कोऑर्डिनेट तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है ना। सर t equal हाँ, to 0 में हम वो पॉइंट डालते हैं ना जिस पॉइंट पे टैंजेंट सर्कल को छूता है। नहीं, देखो मैंने बताया था ना कि t इज इक्वल टू 0 का अलग अलग सिनारियो में अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। हाँ सर। तो हाँ सर, अगर पॉइंट अंदर है। हाँ सर, हाँ सर, याद आ गया। सर आपने तभी बताया था कि वो जो लाइन है वो पोल है और वो पॉइंट पोलर है। नहीं सर, वो अगर पॉइंट बाहर है और t equal to 0 डाला तो फिर अलग होगा। पॉइंट ऑन द सर्कल है, t equal to 0 डाला तो वो टैंजेंट मिलेगा, अंदर है तो पोल मिलेगा। क्या बोला था मैंने कि सर उस टाइम पे शायद उल्टा बोला। लाइन, हाँ नहीं, ये सही है, लाइन को पोलर और पॉइंट को पोल कहते हैं। ठीक है, वहां पे अगर उल्टा बोला होगा तो उसको हाँ करेक्ट सर, कर उस लेना। टाइम आपने पोल लाइन को बोला। ठीक है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी पोल या पोलर तुमको शब्द का जिक्र नहीं होगा क्वेश्चन में। सर पोल सर्कमफेरेंस पे हो सकता है। सरकमफेरेंस पे नहीं हो सकता पोल। सरकमफेरेंस पे अगर पोल होता तो फिर हम लोग कॉर्ड्स कैसे ड्रॉ करते हैं? और वैसे भी अगर पोल सरकमफेरेंस पे होता तो t इज इक्वल टू 0, तो फिर वो टेंजेंट का इक्वेशन दे देता। सो हमेशा अंदर। सर्कल का इक्वेशन गिवन है, पोलर का इक्वेशन गिवन है, और पोल फाइंड करना। तो दोनों में यूज क्या करना होगा? दोनों में यूज करना होगा t इज इक्वल टू 0। t is equal to 0 will give equation of what? Polar।
t इज इक्वल टू 0 क्या देगा, इक्वेशन ऑफ पोलर। और पॉइंट कौन सा यूज करेंगे, पॉइंट यूज करेंगे पोल वाला x1, y1। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तब देखो हम लोग के बुक में क्वेश्चन कैसा लिखा रहेगा, हम लोग बुक में क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि भाई ये पोलर है तो पोल का कोऑर्डिनेट फाइंड करो। जैसे कोई बुक में क्वेश्चन ऐसा लिखा रहेगा कि एक सर्कल है और ये एक लाइन है। ठीक है, फिर अ वेरिएबल पॉइंट is chosen on the line and pair of tangents are drawn through that variable line, sorry, through that variable point. The chord of contact always passes through a fixed point and find coordinate of that fixed point. से FP लिख दिया, FP मतलब fixed point। तो अगर तुम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो तो क्या कहोगे कि क्या क्वेश्चन है, किस सर हम लोग को पोल निकालना है और पोलर हम लोग को पोलर गिवन दिया है। है और हाँ, पोलर गिवन है और पोल निकालना है। ठीक है, चलो करो इसको ट्राई। सर पॉइंट -3/25 कॉमा -4/25 है का? माइनस 3/25 कॉमा माइनस 4। हाँ, -4/25। सही सही सही। सो लोग का हो गया, पैराबोला आज स्टार्ट हो जाएगा, देखते हैं मतलब ये खत्म होगा उसके बाद कितना टाइम बचता रह जाए तो उस हिसाब से देखते हैं। अगर कोई 15-20 मिनट बचा तो फिर नहीं स्टार्ट करेंगे और कुछ कर लेंगे क्वेश्चंस वगैरह। चलो, तो जैसे हम लोग को पोल फाइंड करने को कहा गया तो हम लोग ने पोल को x1, y1 मान लिया और पोलर जो है वो यही गिवन है, क्या है 3x प्लस 4y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। और सर्कल कौन सा है अपना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने t इज इक्वल टू 0 लगा दिया।
t इज इक्वल टू 0 पे क्या बनता, x(x1) प्लस y(y1) माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन आता, पोलर का इक्वेशन आता। अच्छा, पोलर का इक्वेशन पहले भी नोन है हम लोग को, 3x प्लस 4y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये भी पोलर का ही इक्वेशन है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, ये दोनों इक्वेशन सेम लाइन के ही हैं, तो दोनों को कंपेयर कराना है। तो x1/3 इज इक्वल टू y1/4 इज इक्वल टू -1/25। समझ में आया? इसको इससे इक्वेट किया, तो आपकी x1 की वैल्यू क्या आ गई, -3/25, और y1 की वैल्यू क्या हो गई, -4/25। तो फिक्स पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, that is -3/25 and -4/25। ठीक है, okay, so this was the idea regarding pole and polar। इतना क्लियर है इसको? यस सर। अच्छा, एक दो प्रॉपर्टी है, जैसे पोल एंड पोलर पेयर आर यूनिक फॉर अ गिवन सर्कल। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो कोई सर्कल है, तो अगर उसका एक कोई पोल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पोलर जनरेट होगा वो हमेशा यूनिक पोलर ही जनरेट होगा। ऐसा नहीं कि एक से ज्यादा पोलर जनरेट हो जाए, एक से ज्यादा लाइन जनरेट हो जाए। चलो ठीक है। सो ये था हमारा कुछ पोल एंड पोलर रिलेटेड बातें। अब हम लोग आ जाते हैं क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चंस किए जाए क्या हम लोग? सर ये पोल और पोलर वाला टॉपिक खत्म हो गया। हाँ, इसमें इतना ही था, कुछ ज्यादा नहीं रहता पोल एंड पोलर में, यही सब रहता है। ठीक है। चलो अपने नया चैप्टर स्टार्ट ही कर, या फिर डाउट्स किए जाए क्या, बुकलेट के डाउट्स? चलो बुकलेट लेके आओ सब लोग।
कहाँ गया बुकलेट मेरा? किसी ने मेरे को भेजा था, ये मिल गया, सत्तर ने भेजा था। चलो सो अपने डाउट्स डिस्कस करते हैं जेई लेवल एक्सरसाइज के। ठीक है, जेई लेवल एक्सरसाइज के डाउट्स। तो क्या अभी तक बुकलेट पूरा नहीं किया है? ठीक है, जितने हो सकते उतने करेंगे। हाँ, लेवल 2 थोड़ा बाकी है, कोई बात नहीं, हम लोग लेवल 1 ही करेंगे। 1 से लेके 10 तक में बच्चों 4, 9, टू, 3, 9 लिख लिया, 7, ठीक है। अच्छा चलो बताओ 11 से लेके 20 तक में। 8, 11 से लेके 20 तक में 14, 16, 17, 13, 12, 18, 15। पहले इतने ही डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो पहली बारी आएगी क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या है भाई 2? देख ले। The equation of the circle inscribed in mod of minus a plus mod of y minus b is equal to 1. The equation of circle inscribed in this. अच्छा, जैसे तुमको याद है, जैसे तुमने उसमें पढ़ा था mod x plus mod y is equal to 1, तो ये जो है क्या बनाता था? ये स्क्वायर। ओरिजिन पे सेंटर्ड होके एक स्क्वायर टाइप की चीज बनाता था, है ना? Yes, sir. तो ये क्या बनाता? ये ओरिजिन पे सॉरी, ये ए कॉमा बी पे सेंटर्ड होके एक स्क्वायर टाइप की चीज बनाता। अब हम लोग को क्या करना है? इक्वेशन ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन दिस, मतलब कुछ ऐसे सर्कल के बारे में डिस्कस करना चाहिए, है ना? तो देखो, उस सर्कल का सेंटर तुमको ऑलरेडी पता है। उस सर्कल का सेंटर क्या होता? ए कॉमा बी। अच्छा, उस सर्कल का रेडियस क्या होता वो सोचो। तो देखो, जितना रेडियस इसका होता उतना ही रेडियस इसके कारण भी होता। अब यहाँ पे हम लोग को रेडियस निकालना थोड़ा आसान काम है। जैसे इस लाइन का इक्वेशन जो है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वगैरह में है, तो x और y दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। हाँ, और यही वाला जो डिस्टेंस होता वो रेडियस होता। तो ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता? Radius. 0, 0, -1 अपॉन √2। समझ में आ रहा है? 1/√2। तो यही हमारा किसके बराबर भी? रेडियस के बराबर भी हो जाता। तो हमारे सर्कल का इक्वेशन क्या जाता? सेंटर तो ये है, इज इक्वल टू r स्क्वायर।
1/2। ठीक है, चलो सेकंड के बाद किसकी बारी है? थर्ड की। थर्ड क्या है देख लो। x is equal to 2a theta whole upon 1 plus theta square and y is equal to a 1 minus theta square whole upon 1 plus theta square। ठीक है, ओके। तो अब देखो, अगर तुम ऑप्शंस में देखो तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकाला हुआ है। तो हम लोग अगर एक्स स्क्वायर निकालते तो वो क्या बन जाता? 4a स्क्वायर थीटा स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर हम लोग वाई स्क्वायर निकालते तो क्या बन जाता है? a स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जैसे मान लो अगर तुम दोनों को ऐड करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, तो डिनोमिनेटर तो क्या बनेगा? 1 प्लस थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 4 थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये ओवरऑल चीज जो है तुम्हारी क्या बनेगी बताओ? 1 plus theta square। 1 प्लस थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर होल अपॉन नीचे भी 1 प्लस थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो दे विल गेट कैंसल्ड। तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड समझ में आया जिसका भी है? हाँ सर। चलो थर्ड के बाद फोर्थ, सेवेंथ, एथ। फोर्थ की बारी है। फोर्थ देख लेते हैं क्या क्वेश्चन। If x comma y lies on the circle, then the maximum value of x plus y का होल स्क्वायर। देखो, जैसे x comma y lies on the circle, तो कोई पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट को हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से लिख सकते थे क्या? कि जैसे मान लो x जो होता है वो r cos थीटा होता है और y जो होता है वो r sin थीटा होता है। यहाँ पे रेडियस ऑलरेडी क्या है? 1, तो x cos थीटा हो गया, y sin थीटा हो गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मतलब cos प्लस साइन के होल स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू शायद पूछी गई है। हाँ ठीक है, सर। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन cos, मतलब साइन 2 थीटा। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया। अच्छा, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम कितनी होती? 1। 1 होती। तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाता? 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन किस किस बेसिस पे था? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। So fourth clear? Yes sir। 7, 8, 9. So let's do question number 7. So seventh क्या है? All chords of the curve which makes right angled at which makes right angle at 8 comma minus 2। अब देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चेक करना कि 8 कॉमा माइनस 2 इस सर्कल के रिस्पेक्ट में कैसा है। ठीक है, तो देखो पुट करके देखते हैं। 64 प्लस 4 माइनस 80 प्लस 8 प्लस 4, क्या 80 माइनस 80 बन गया क्या? तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है, तो जैसे मान लो कि
ये अगर हमारा सर्कल है और 8, -2 से यहाँ पे है, और कॉर्ड 90 डिग्री बना रहा है, मतलब वो कैसा कॉर्ड हो रहा होगा? डायमीटर के थ्रू हो रहा होगा। डायमीटर वाला कॉर्ड हो रहा होगा। डायमीटर ही तो 90 डिग्री बनाता है सर्कल। ऐसे जितने भी कॉर्ड्स होंगे वो एक फिक्स पॉइंट से जरूर पास करेंगे, और वो फिक्स पॉइंट कौन सा होगा? सर्कल का सेंटर। सेंटर। तो सर्कल का सेंटर देखो क्या आता, 5,2 आता। तो 5,2 जो है वो फोर्थ वाला ऑप्शन भी है, डी ऑप्शन। ठीक है, 7th क्लियर है? लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या है भाई? द नंबर ऑफ सर्कल्स हैविंग रेडियस 5 and passing through the points -2, 0 and 4, 0। अच्छा, कॉर्ड का लेंथ 6 है और रेडियस 5 है। तो देखो यहाँ पे बस नंबर ऑफ सर्कल्स पूछा है मेरे ख्याल से, यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन नहीं पूछा है। तो जैसे -2, 0 एंड 4, 0। सबसे पहली बात कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 6 होगा। रेडियस 5 है, मतलब डायमीटर कितना हो जाता? 10 हो जाता। तो सबसे पहली बात कि ऐसा कॉर्ड एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं, इस लेंथ का कॉर्ड? कर कर सकता है। सकता है। कर सकता है, क्योंकि डायमीटर 10 है और रेडियस सॉरी कॉर्ड का लेंथ 6, कर सकता है। अगर जैसे तुम्हारा डायमीटर जो है वो से 6 आ जाता और कॉर्ड का लेंथ भी 6 आ जाता, इसका मतलब फिर उसके करस्पॉन्डिंग केवल एक ही सर्कल होता, जिसके लिए ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स होते। समझे? और अगर तुम्हारा जैसे डायमीटर से 4 आ जाता और कॉर्ड का लेंथ 6 आ जाता, तो फिर ऐसा कोई भी सर्कल नहीं हो सकता था। समझे? तो अभी तो डायमीटर 10 है और कॉर्ड का लेंथ 6 है, मतलब सर्कल होगा। अच्छा, ऐसे दो सर्कल पॉसिबल होंगे, एक ऐसे ऐसे वाला सर्कल होगा और दूसरा ऐसे टाइप का सर्कल हो जाएगा। तो ऐसे कितने सर्कल्स पॉसिबल होंगे? 2 सर्कल्स। सर एक टेस्ट था ना, उसमें डाउट था। हाँ, जो टेस्ट मतलब जो क्विज हो रहा है ना, उसमें एक डाउट था। क्या क्वेश्चन क्या है? सर वो 3 लाइंस दिए हुए थे, y = 0, y = a और y = b, और उसके थ्रू कितने सर्कल्स पास होंगे? एक मिनट है। y = 0, y = a और y फिर = b। हाँ, सर इसके थ्रू कितने सर्कल्स, मतलब इसको टच करने वाले कितने सर्कल्स होंगे? मेरे ख्याल से तीनों y नहीं होंगे, क्योंकि तीनों y हो गए मतलब ये तीनों पैरेलल लाइंस हो गई। सर तीनों वाई होंगे तो 0 तो होगा इन ना। तीनों, हाँ, तो फिर तो कोई कोई सर्कल ऐसा नहीं हो जा सकता है जो तीनों को टच कर जाए। ऐसा ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो कि सर मेरे एक ख्याल क्वेश्चन से एक मतलब ऐसे y एक्सिस था, एक y एक्सिस था। हो सकता है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा हो, किसी ने मेरे से पूछा भी था एक बार तुम लोग में से ही, कि जैसे एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक ऐसी कोई लाइन है। ठीक है, तो इनको टच करते हुए कितने सर्कल्स पॉसिबल होंगे? अगर ऐसा सिनारियो है तो एक सर्कल ऐसा पॉसिबल होगा। सर एक सर्कल बाहर से। एक सर्कल बाहर से जाएगा, ऐसे टाइप का कुछ, मतलब डायग्राम बहुत गंदा बन गया है, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड। एक सर्कल ऐसा जाएगा, तो ऐसे 2 सर्कल्स पॉसिबल होंगे। सर ठीक है,
सर जो एक्स वाई प्लेन में जो लाइन आपने बनाई, अगर वो और एक्सटेंड हो तो 4 बन जाएंगे ना? जैसे मतलब इसको आगे एक्सटेंड करूं? हाँ सर। एक इधर बनेगा, फिर ऐसे टाइप का। मतलब वो क्वेश्चन में दिया रहता है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या कैसा होता है, वो दिया रहता है क्वेश्चन में। ये ऐसे बन सकता है। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। ओके, समझ में आ गया? यस सर। चलो भाई, 8th के बाद 9th की बारी अपनी। a -4, 0, b 4, 0। 9th है a is -4, 0, b is 4, 0, b 2 points. Then the number of points on the circle in the first quadrant such that the area of triangle ABC is an integer. देखो, जैसे मान लो पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तुम्हारे लिए। सर इसके लिए भी पैरामीट्रिक यूज करना है? नहीं नहीं, उसके लिए ये देखो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब इसमें ज्यादा वो कुछ नहीं है इसमें। जैसे देखो, ये -4, 0 है, ये 4, 0 है, और ये a है और ये b है, और जो सर्कल का इक्वेशन दिया है वो इन दो पॉइंट से पास कर रहा है, और डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स भी है। x² + y² = 16। देखो, अग्री करोगे कि ये वही सर्कल है जिसके लिए a और b डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हैं? यस। अच्छा, जो C वाला जो तीसरा पॉइंट है वो इसके सरकमफरेंस पे है। तो अब जैसे अगर मान लो C यहाँ पे होता तो इतनी लेंथ कितनी होती? ये भी 4 होती, एकदम इधर वाला होता तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना बन सकता था? हाफ इंटू 8 × 4। हाफ इंटू 8 × 4 बोले तो 16 बन सकता था। तो अगर हम लोग से पूछे कि मैक्सिमम एरिया कितना बन सकता था ट्राइंगल का एबीसी का, यही तो बन सकता था। यही बन सकता था, क्योंकि अगर तुम सी यहाँ पे लेते से तो तुम्हारा बेस तो सेम रहता ही, ए बी बेस सेम रहता है, लेकिन हाइट में थोड़ा डिफरेंस आ जाता। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या पूछा है, रुको देखते हैं। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो देखो जैसे जब सी यहाँ पे होता तो एरिया 16 होता, और तुम सोचो कि जब सी यहाँ पे होता तो एरिया क्या होता अगर सी बी पे कॉन्साइड कर गया? 0। 0 आता, कभी एरिया 2 आता, कभी एरिया सर आपकी आवाज नहीं आता, कभी एरिया 15 आता। वाई एक्सिस आपका वाले आवाज एक मिनट रुको, बैटरी लो गया। सो मैं क्या कह रहा था कि ऐसे कितने पॉइंट्स होते, जैसे इस पॉइंट के कारण एरिया 1 आ जाता, इस पॉइंट के कारण से एरिया के कारण एरिया 15 आ जाता। हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही पॉइंट्स चाहिए बस, तो हम लोग ये वाई एक्सिस वाले तो ले नहीं सकते क्योंकि वाई एक्सिस डज नॉट बिलोंग टू, तो उससे क्या होता, बस वही पूछा गया कि ऐसे कितने पॉइंट
होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिससे 8, so I will say first quadrant will have 15 points. तो 15 कैसे आया? 15 कैसे आया? सर आपका देखो आवाज अगर वापस मैं चला सी वाला गया था। पॉइंट यहाँ पे, हेलो अभी आ रहा है आवाज? हाँ, तो यहाँ पे जैसे हाँ सर, अगर वहाँ मैं पे 0 आएगा और वो y एक्सिस 16। सी अगर मैं यहाँ पे रखता तो एरिया की वैल्यू 16 सर होती, तो हम लोग बेसिकली की ये बोल रहे वैल्यू हैं क्या 0 कि से लेके, इसके बीच में कितने एरियाज हो सकते हैं? हाँ मतलब 16 और 0 0 से के लेके बीच में 16 15 इंटीजर्स है। हुआ। हेलो, हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम ये कह रहे हैं ना कि 16 और 0 के बीच में 15 इंटीजर्स है, तो 15 चॉइसेस एरिया होंगे। हाँ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की गई है ना, अगर ओवरऑल बात की गई होती तो और कुछ डिफरेंट सिनारियो होता। हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके, तो ये 9 समझ में आ गया तुम लोग को? यस सर। चलो अब देखते हैं किसकी बारी है। सो 7th 8th 9th कर लिया हम लोगों ने, अब है 12 13 14 15 16 17 18, 12 से लेके 18 तक सारे। So let's start with question number 12. A region in the xy plane is bounded by the curve y is equal to root of 25 minus x square. If the point a comma a plus 1 lies in the interior of the region, then a belongs to, अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या बनता? सर्कल। ये एक सेमी सर्कल बनता। ठीक है, जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे y जो है किसी रूट के बराबर है, मतलब y पॉजिटिव होगा। अगर तुम स्क्वायरिंग कर देते, स्क्वायरिंग करने पे क्या बनता? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। वैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 तो पूरा के पूरा सर्कल बनाता है, लेकिन हम लोग नीचे वाला सर्कल नहीं ड्रॉ करते। ये क्या बन गया? हम लोग नीचे वाला सर्कल नहीं ड्रॉ करते। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि नीचे वाले के लिए y की वैल्यू नेगेटिव। हाँ, अब a कॉमा a प्लस 1 बोला गया है, इट लाइज इनसाइड दिस रीजन। तो जैसे मान लो a कॉमा a प्लस 1, अच्छा a कॉमा a प्लस 1 ऐसे एक पॉइंट हो सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं? बहुत सारे पॉइंट्स पॉइंट्स हो सकते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा, क्या ये लोग किसी एक लाइन पे लाई करेंगे क्या? y इक्वल्स x। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 जो है वो कैसी लाइन होती? तो तुमको पता है यहाँ से लाइन स्टार्ट होती -1 से, जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करता तो x की वैल्यू, और वो से यहाँ तक जा रही होती है ऐसे कुछ। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं वही हमारे इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं। तो अब मेरा एम पता है क्या है? मेरा एम है कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लूं। तो बताओ इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? दोनों को सॉल्व कर लेंगे। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसमें y की जगह पुट कर दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25।
मतलब 2x² + 2x - 24 इज इक्वल टू 0, मतलब x² + x - 12 इज इक्वल टू 0। तो इससे x की दो वैल्यू आती, -4 आ जाती और 3 आ जाती फैक्टराइज करके। x की दूसरी वैल्यू, ऐसी नेगेटिव वैल्यू क्यों आ रही है x की? वो इसलिए आ रही होती क्योंकि हम लोग ने तो पूरे सर्कल को इस लाइन से सॉल्व किया ना, तो एक यहाँ पे आ सकता था ना x की नेगेटिव वैल्यू, तो इस ये वाली काम की नहीं है, ये काम की है। ये पॉइंट क्या हो गया 3। तो ये जो रेड वाली लाइन है जो अंदर है, उसका x कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक वेरी किया? -1 से 3 तक वेरी किया। अच्छा, x कोऑर्डिनेट ही तो a के बराबर है ना, तो a कहां से कहां तक वेरी किया? एक तरीके से -1 से 3 तक a वेरी करके। ठीक है, हाँ सर। चलो सो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको जिसका भी था 12th वाला? हाँ सर क्लियर। ओके, 12th के बाद बारी है क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 क्या है भाई? द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल x cos अल्फा देखो यहाँ पे हम लोग को x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस a का होल स्क्वायर प्लस x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। अच्छा, अब देखो ये एक चीज है, जैसे अगर मैं उसकी बात करूं से x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर की, तो जैसे मान लो इस ब्रैकेट इस सर्कल का सेंटर क्या होता है बताओ? 0,0। 0,0। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करूं और इसको इक्वल टू 0 करूं, तो उससे सेंटर 0,0 आ जाता था। ठीक है, अच्छा जैसे मान लो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, इसका सेंटर कैसे आता था? इसका सेंटर 1,2 आता था। तो तुम ऐसे सोच सकते हो, इसको मैं इक्वल टू 0 करूं और इसको मैं इक्वल टू 0 करूं और इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2, तो 1,2 सेंटर आ जाता था। अब यही कंसेप्ट या यही लॉजिक हम लोग इसमें लगाएंगे कि सेंटर कैसे ऑब्टेन किया, इसको और इसको इंडिविजुअली 0 कर दिया, मतलब x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू a एंड x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा इज इक्वल टू b। ठीक है, अच्छा सेंटर को हम लोग ने h, k मान लिया, तो जहां जहां x होता वहां वहां h लिखते और जहां जहां y होता वहां वहां k लिखते। ठीक है, तो मतलब इससे जो x और y की वैल्यू जनरेट हो रही होती वही सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, सेंटर का वो दे रहा होता। तो अब हम लोग ने क्या किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दिया। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग पे क्या आया, x² प्लस वाई स्क्वायर, समझ में आया? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2xy माइनस 2xy, तो वो 0 हो गया, इज इक्वल टू a² प्लस b²। तो ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सेंटर। इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सेंटर।
समझ में आई बात? तो मतलब सेंटर ढूंढने की हमने उसको 0 के इक्वेट कर दिया फिर सॉल्व कर दिया। हाँ 14 देख लिया जाए। द इक्वेशन ऑफ द इन सर्कल ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्वेशन ऑफ इन सर्कल P is 2,0, C is 4,0 and A lies in the fourth quadrant. तो देखो ये 2,0 है, ये 4,0 है, और जो पॉइंट A है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। अच्छा इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो A का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो क्या नॉर्मल ज्योमेट्री से? हाँ सर। देखो ये जो A का x कोऑर्डिनेट होता वो ये तो 3,0 हो जाता। अब इतना लेंथ 1, इतना एंगल 60 डिग्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से ये √3 हो जाएगा। तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3, -√3। ठीक है। अच्छा इन सर्कल का क्या मतलब है कि इन सेंटर फाइंड करना चाहिए और उसका रेडियस फाइंड करना चाहिए। तो इन सेंटर फाइंड करने, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसके सारे सेंटर सेम होंगे, तो इन सेंटर विल आल्सो बी सेम एज द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड तो सेंट्रॉइड निकाल लिया, दिस प्लस दिस बाय 3, तो कितना आएगा 6, 9/3 -√3/3, बोले तो 3/-1√3। तो यही इन सेंटर आ गया, मतलब ये जो है सर्कल का सेंटर आ चुका है। अब तुमको क्या करना है, अब बस तुमको रेडियस फाइंड करना है। तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे टाइप का तुम्हारा वो बन गया, सर्कल बन गया। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो ये वाला लेंथ हुआ वही रेडियस भी होगा, और ये वाला लेंथ हम लोग क्या इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं -1/√3। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि रेडियस जो है दैट शुड बी 1/√3। तो अब मेरे को सेंटर और रेडियस दोनों मिल गए, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग सर्कल का इक्वेशन? ये क्लियर है? टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y² नहीं होगा उत्कर्ष। देखो जैसे इसको करो तो x² cos स्क्वायर, फिर इसको करोगे तो x² sin स्क्वायर, तो ये कॉमन आएगा तो केवल x² कॉमन आएगा ना। ठीक है, ये 14th था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15th पे। देखो क्या है, 4 पॉइंट्स एक्चुअली, A1 0,0, A2 0,1, A3 1,0 और चौथा पॉइंट है A4 2a,3a। तो ये 4 पॉइंट्स कौन साइक्लिक है? अच्छा इनमें से 3 पॉइंट्स एग्जैक्टली नोन है, तो वो 3 पॉइंट्स क्या एक अच्छी चीज बना रहे होंगे क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो जैसे आपका A1 यहाँ पे हो गया, A2 यहाँ पे हो गया, A3 यहाँ पे हो गया।
तो ये ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अब कॉन्साइक्लिक होने का क्या मतलब है कि सर्कल इन चारों पॉइंट से पास कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो इन 3 पॉइंट से पास करने वाले सर्कल का इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ। डायमेट्रिक कौन सा? हाँ सर हाँ बोलो। सर वो हाइपोटेन्यूज का सेंटर सर्कल का सेंटर हाँ हाँ, हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं ना कि A2 और A3 जो है वो उस सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स की तरह एक्ट करेंगे। तो हम लोग ने डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लिया, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? अच्छा, ये सर्कल जो है A4 वाले पॉइंट से भी पास कर रहा है जो कि 2a, 3a है। तो बस यहाँ पे 2a, 3a x और y की जगह पुट कर दिया, तो वी विल गेट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a। बस उसको सॉल्व कर लेना, a की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी। कर लोगे? सोल्वे पे the locus of the center of a circle which passes through the origin and cuts off the length of 4 units on the line x is equal to 3. So मान लो ये लाइन है x is equal to 3 और सर x पासिस थ्रू द ओरिजिन तो मतलब 0,0 सेटिस्फाई करना चाहिए ना लोकस को। लोकस को नहीं, हम लोग लोकस किसका निकाल रहे हैं? हाँ सर्कल सर, के सेंटर का सेंटर निकाल रहे का। हैं। हाँ सर। पहले हम लोग सर्कल तो बना लें, से कुछ ऐसे टाइप का अपना सर्कल दिख रहा होगा से। हाँ, और एक मिनट, इसको यहाँ पे सर्कल के सेंटर को h, के ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि ये वाला जो ये वाला जो लेंथ है वो कितना है? 4 यूनिट्स, मतलब ए बी जो है दैट इज 4 यूनिट्स। ठीक है भाई? अच्छा, इस बात से अग्री करोगे? देखो, ये इन्होंने ये क्यों बोला कि सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, ताकि आपको थोड़ा रेडियस के बारे में हिंट दे देने का कि रेडियस जो है वो रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर होता है। अब देखो, अगर तुम सेंटर से क्या कहते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। हाँ सर। मान लो C, तो इस पॉइंट को से P मान लिया और मैंने PCB एक ट्रायंगल देखा, तो क्या कह सकते हैं, ये वाली जो लेंथ होती, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते थे क्या? दिस शुड बी मॉड ऑफ h minus 3 by root h square plus k square. 3 माइनस एच, मॉड ऑफ 3 माइनस एच। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक h है और यहां से यहां तक 3 है, तो इतना जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता? मॉड ऑफ 3 माइनस एच। अच्छा, ये जो लेंथ होता वो 2 होता और ये जो लेंथ होता वो क्या होता? रेडियस होता। बस अब कुछ नहीं करना, क्या करना? अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझा सबने 16th वाला? हाँ सर, समझा। चलो।
16 के बाद अपने कहाँ पे आएंगे? 17 पे। कहाँ तक था वैसे? 12 से 18 तक ना। सिक्सटीन से 17 पे। 17th क्वेश्चन क्या है भाई अपना? Choose the origin and note the coordinate axis at A and B. देखो 18th क्या बोल रहा है? जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन, और इस सर्कल का रेडियस फिक्स्ड है, वो कितना है? ए है। देन फाइंड ए लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल AOB। अच्छा, जैसे मान लो सेंट्रॉइड को अगर हम लोग H कॉमा K मान लें, जैसे मान लो कि मैं A और B को ज्वाइन कर दूं, A/3 और B/3। सुनो, A और B को अगर अपन ज्वाइन कर दें, एक बात बताओ, तो क्या AB जो है वो डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स होगा क्या उस सर्कल के? हाँ सर। होंगे, डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स होंगे AB। चलो, इससे बहुत आसान हो गया हमारा काम। अब देखो सेंट्रॉइड अगर H कॉमा K है, सेंट्रॉइड क्या होता है? x1 + x2 + x3/3। तो इस बात से एग्री करोगे कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3h, y कोऑर्डिनेट 0, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3 बोलो भाई, हाँ सर। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? अब देखो सर्कल का रेडियस जो है वो a दिया हुआ है, मतलब डायमीटर कितना हो गया? 2 है। 2 है, और डायमीटर विल बी नथिंग बट AB ओनली, AB इज इक्वल टू 2 है, और AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3h का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू 2 है। बस अब इससे लोकस का इक्वेशन आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये 17 था। अब 18th करते हैं। 18th क्या है? द वैल्यू ऑफ C फॉर विच द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द कॉमन chord of the circle and the line segment joining their centers as diagonal is a rhombus। अच्छा, तो जैसे मान लो दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल ये है और फिर दूसरा सर्कल ये है, और ये जैसे मान लो पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, ये पॉइंट C1 है, ये पॉइंट C2 है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला गया है कि ये जो है A C1 B C2 ये एक रोम्बस हो। रोम्बस होने के लिए साइड्स इक्वल होनी चाहिए। सर दोनों सर्कल्स के रेडियस सेम होने चाहिए।
हाँ दोनों सर सर्कल्स उसे सी मिल जाएगा ना? हाँ दोनों सर्कल्स के रेडियस सेम होने चाहिए, तो R1 इज इक्वल टू R2 होना चाहिए। और देखो एक सर्कल तो पूरा ही दिया हुआ है, उसका रेडियस तो निकाल सकते हैं, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और दूसरे सर्कल का रेडियस रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, इसको इक्वेट वगैरह कर लोगे तो तुम्हारी सी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायरिंग वगैरह करने के बाद। ओके चलो बताओ, अब 21 से 30 रेडियस कैसे इक्वल होंगे, समझ में आ गया ना? रोम्बस से मतलब ये और ये इक्वल होंगे, तो ये क्या एक तरीके से रेडियस है ना दोनों के सर्कल का। हाँ सर। चलो 21 से 30 में क्या सीन बनता है अपना? 22, 28 और 22, 28 दो ही क्वेश्चन, 27 और कोई क्वेश्चन? चलो 10 मिनट ही बाकी है, तो ये 3 क्वेश्चन करके खत्म करते हैं। सो 22 एम करते हैं। The equation of chord AB of the circle passing through the point 1, 1 such that PA upon PB। देखो ये एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे ये सर्कल है, अच्छा ये सर्कल कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है। अब जैसे मान लो पॉइंट पी यहाँ पे है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना है? 1,1। तो बताओ पॉइंट पी का यहां से डिस्टेंस कितना होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होता है? √2 होता है। तो पीए लेंथ कितना होता है? √2 माइनस आर। और पीबी लेंथ कितना होता? √2 प्लस आर। ठीक है, और इन्होंने यही दिया हुआ है कि पीबी अपॉन पीए इज इक्वल टू √2 प्लस आर होल अपॉन √2 माइनस आर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अगर तुम इसको कंपेयर करो, इट मींस दैट पीओ की वैल्यू कितनी है? हाँ chord through P passes through center, chord through P passes through center। तो अब क्या बोला गया है कि इस chord का इक्वेशन फाइंड करना है। तो बस इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखो एक 1,1 है और एक 0,0 है, मतलब ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू x। ठीक है, ओके ये 22 हो गया। अब 27 ट्राई करते हैं। 27 क्या है भाई? 27 which of the following circles the line this
is normal at the point देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शंस क्रॉस चेक करने वाला है. To which of the following circles this line is normal at the point 3 plus root 3 by root 2 comma 3 by root 2. मतलब जैसे मान लो एक सर्कल ड्रॉ कर ले. एक लाइन है. कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है. से y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0. और ये लाइन जो है वो नॉर्मल है. नॉर्मल है इसका क्या मतलब है? वो सर्कल के सेंटर से पास कर रही होगी. और 3 प्लस 3 बाय रूट 2 कॉमा 3 बाय रूट 2 वो इस लाइन के ऊपर ही लाई करता है. 3 प्लस 3 बाय रूट 2 कॉमा 3 बाय रूट 2 वो अगर देखो इस लाइन में पुट करो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो वो इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा. जीरो कॉमा 3. तो देखो तुमको इसमें से ऑप्शंस क्रॉस चेक करने पड़ेंगे कि उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है, जैसे जो पहला ऑप्शन है x माइनस 3 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9. मतलब यहाँ से तुमको क्या पता चल जाएगा कि सेंटर जो है वो 3 प्लस 3 बाय रूट 2 है कॉमा 3 बाय रूट 2 है. और ये यही वाला पॉइंट है. और ये जो है इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब ये वाली लाइन इस सर्कल को नॉर्मल होगी. तो पहला ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है. अच्छा, दूसरा ऑप्शन में 3 बाय रूट 2 कॉमा 3 बाय रूट 2 था सेंटर. दूसरे ऑप्शन में सेंटर 3 बाय रूट 2 कॉमा 3 बाय रूट 2 था. तो वो इस लाइन को सेटिस्फाई तो कर नहीं रहा है. दूसरा ऑप्शन नहीं हो पाएगा. ठीक है. चलो फिर 27 के बाद सर लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग अगर 3 प्लस 3 बाई रूट 2 और 3 बाई रूट 2 डालेंगे तो फिर 0 आ रहा है ना. हाँ सर 0 आ सर एक्चुअली ऑप्शन डी सेटिस्फाई डी डी है क्या ऑप्शन? हाँ समझ गया. है क्या कि क्वेश्चन में नॉर्मल एट द पॉइंट दिया हुआ है ना. मतलब ये जो 3 प्लस 3 बाय रूट 2 पॉइंट को सेटिस्फाई करना है सर. ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा होता. ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा था. मतलब ये सेंटर नहीं हो सकता था. ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा होता. तो जो डी ऑप्शन है तुम्हारा, डी ऑप्शन में क्या है? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा? 3,0 हो जाएगा. हाँ. और इसका रेडियस 3 है. अच्छा, इसका अगर मैं इससे डिस्टेंस निकालूं, 3 प्लस 3 बाय रूट 2 कॉमा 3 बाय रूट 2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो कितना आएगा. रूट ऑफ 9 बाय 2 प्लस 9 बाय 2, मतलब रूट 9 आ जाएगा जो कि 3 आ जाएगा.
जो कि रेडियस के बराबर है, इसलिए डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके। सो अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैसे तो पैराबोला स्टार्ट करेंगे। और एक दिन और मैं डाउट सेशन रखूंगा, तो तुम लोग को क्या करना है, एक और डाउट सेशन 1 घंटे का रखेंगे। उसमें अभी कहाँ तक हुआ है, 30 तक हो गया एक तरीके से। तो हम लोग 31 से 60 तक के डाउट्स करेंगे नेक्स्ट सेशन में, एक टारगेट रखेंगे डाउट सर सेशन। कब लेंगे आप ये? मैं एक मिनट रुको, इसी वीक ले लूंगा। टाइम टेबल देखते हैं। तो संडे को ले लीजिए। संडे को हाँ सर, क्विज के पहले ले लीजिए थोड़ा। हाँ सैटरडे को रख लूंगा, सैटरडे को थोड़ा फ्री हो। ठीक है सर। ठीक है, तो सैटरडे तक यहाँ तक करने की तो कोशिश करो तुम लोग, कंप्लीट करने की। इसके डाउट्स कर लेंगे हम लोग सैटरडे तक। 31 से 60। ठीक है, थोड़े थोड़े डाउट्स करते रहेंगे तो होता जाएगा। एक साथ सारे डाउट्स करने बैठेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। चलो ओके। सर आज रेड हाउस का अभ्यास सेशन आप ले रहे हो क्या हिमांशु सर? कौन सा हाउस? रेड हाउस। नहीं, आज मेरा नहीं है। आज जो है मेरा तो नॉन इंटीग्रेटेड में है, हिमांशु सर का ही होगा। सर पैराबोला इंडिपेंडेंट टॉपिक है क्या? क्या पैराबोला क्या पूछ रहे हो? इंडिपेंडेंट टॉपिक है क्या? इंडिपेंडेंट है, लेकिन मतलब काफ़ी सारी टेक्निक्स, जैसे टेंजेंट वगैरह की टेक्निक्स जो है, टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ये सब की जो टेक्निक्स है जो सर्कल में सीखी है वो वहाँ पे भी लगेगी। मतलब वो पैराबोला में भी लगेगी, एलिप्स में भी लगेगी, हाइपरबोला में भी लगेगी, सब जगह सेम टेक्निक लगेगी। ठीक है, तो मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार सर्कल्स के जितने भी क्विज है ना काउट वाले, वो अटेम्प्ट करते जाओ तुम लोग। टॉपिक वाइज पढ़ते जाओ, जैसे टॉपिक वाइज अरिहंत से पढ़ लिया कुछ, हाँ। और फिर उसके क्विज जो है, हर क्विज में लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस हैं, उसको अटेम्प्ट करते जाओ। तुमको अपने आप समझ में आएगा कि मेरे कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे स्ट्रेंथ है, और फिर उसके उस हिसाब से तुम चीज़ें सॉर्ट आउट करो कि सर मेरी यहाँ पे वीकनेस है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, या कैसे टाइप के क्वेश्चन को करने में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मेक श्योर कि डेली एक क्विज तुम कोई ना कोई अटेम्प्ट करो, थोड़ा फ्लो बना रहेगा। पैराबोला बड़ा टॉपिक है, सर्कल्स जितना बड़ा नहीं है, लेकिन है तब भी। ओके, तो इसके बाद अभी क्लास है ना तुम लोग का? हाँ सर, फिजिक्स। चलो ठीक है, तो मैं पोस्ट बना दिया हूँ रील को। सो गुड बाय। थैंक यू सर। हाँ, और एक बार मेरे को थर्सडे या फ्राइडे तक एक बार रिमाइंड करा देना डाउट के लिए, सैटरडे का डाउट लेक्चर के लिए। इंटीग्रेटेड मॉर्निंग 1 है ना ये? चलो